Hello friends, today I am going to discuss the important objective type questions of refrigeration and air conditioning। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो, या रिसेंटली जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली हैं उसके लिए हो। और यूपीपीएससी में भी हमारी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली थी, तो इन सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का ये पहला लेक्चर है मेरा। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 100 क्वेश्चंस बेसिक होंगे एंड 100 क्वेश्चंस विल बी ऑफ एडवांस लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द लार्ज साइज्ड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग प्लांट्स आर। तो जो बड़े इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग प्लांट होते हैं जिसमें कि इंडस्ट्री में हमारा मेनली सेंट्रल कूलिंग सिस्टम लगा होता है, तो वो होता है हमारा वाटर कूल्ड सिस्टम। वाटर कूल्ड सिस्टम, तो बड़े जितने भी सेंट्रल कूलिंग प्लांट होते हैं इंडस्ट्रीज़ में वो वाटर कूल्ड होते हैं। अगर हम हमारे डोमेस्टिक की बात करूं तो वो कौन से होते हैं, वो एयर कूल्ड होते हैं। जैसे कि आपने फ्रिज में देखा होगा, अपने एसी में देखा होगा कि एसी के बैक साइड में, अगर मैं विंडो टाइप एसी की बात करूं तो उसका जो कंडेंसर होता है वो पीछे की तरफ होता है, वो खिड़की में अटैच, और पिछला हिस्सा वो कंडेंसर होता है जहाँ से वो हीट रिजेक्ट करता है, तो उसको एयर से ही कूल करते हैं उसको। स्प्लिट एसी की बात करूँ तो उसका कंडेंसर अलग होता है, कोई बाहर हम उसको फिट कर सकते हैं, तो वो कंडेंसर होता है, तो वो एयर कूल्ड होता है। बट इंडस्ट्रियल साइज में उसके कंडेंसर को वाटर कूल्ड करते हैं, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो हमें है वो रिजेक्ट करनी होती है। तो ध्यान रखिए, लार्ज साइज इंडस्ट्रियल एयर कूलिंग प्लांट जो होता है वो वाटर कूल्ड होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो हमेशा मोर देन 1 होता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी, मोर देन 1। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मोर देन 1 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है हमारा डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अगर मैं बात करता हूँ रेफ्रिजरेटर में, तो रेफ्रिजरेटर में हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? कूलिंग, हमें कूलिंग करनी है, तो एटमॉस्फेयर से में हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, जो स्पेस है कूलिंग करनी होती है। अगर मैं बात करूँ हीट पंप की, तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है हमारा? हीटिंग होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से हीट को ऐड करना है हमें, एटमॉस्फेयर से हीट को ऐड करना है हमें। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। जो रेफ्रिजरेटर का जो सीओपी होती है 1+, सॉरी, हीट पंप की जो सीओपी होती है वो 1+ सीओपी रेफ्रिजरेटर, 1+ सीओपी रेफ्रिजरेटर होती है, यानी कि 1+ सीओपी रेफ्रिजरेटर। तो ऑप्शन हो जाएगा सीओपी ऑफ ए, ऑप्शन सीओपी ऑफ पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है हमारा टी लोअर अपॉन में टी हायर माइनस टी लोअर, यानी कि जो लोअर टेम्परेचर है वो ऊपर होता है टी लोअर अपॉन में टी हायर माइनस टी लोअर। और हीट पंप के केस में जो सीओपी होती है वो टी हायर ऊपर, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है टी हायर अपॉन में टी हायर माइनस टी लोअर होता है हमारा। तो ध्यान रखेंगे, सीओपी ऑफ हीट पंप इज 1+ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। चलिए, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है हमारा ये? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड टू कन्वर्ट 1 टन आइस इंटू वाटर इंटू आइस 24 आवर। जो एनर्जी रिलीज होती है 24 आवर में 1 टन वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं, और वो होती है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या फिर 210 किलो जूल पर मिनट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 210 किलो जूल पर मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, थर्मो इलेक्ट्रिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा जो बेस्ड होता है दैट इज पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट पे बेस होता है। और पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है हमारा? जब हम 2 डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन करते हैं और उनके बीच में करंट फ्लो कराते हैं, तो एक जंक्शन पे हमें कूलिंग मिलता है और एक जंक्शन पे हमें हीटिंग इफेक्ट मिलता है, तो उसी पे हमारा बेस्ड होता है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। ध्यान रखना कि पेल्टियर इफेक्ट पे बेस होता है। 2 डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन करके उनके बीच में हम करंट का फ्लो करते हैं।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए हीट पंप ऑपरेटिंग बेस्ड ऑन इस रिवर्स्ड कार्नोट cycle between temperature T1 and T2, where T1 is the higher absolute temperature and T2 is the lower absolute temperature, then the COP of heat pump। अब हीट पंप के केस में डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या होता है, हीटिंग द स्पेस, हीटिंग द स्पेस। तो उसके अंदर टी हायर हमेशा ऊपर की तरफ होगा। तो टी हायर की अगर मैं बात करता हूँ तो टी हायर है T1, तो T1 अपॉन T1 माइनस T2 ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। हीट पंप के केस में डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट है हमारा हीटिंग द स्पेस, हीटिंग द स्पेस। एटमॉस्फेयर से हमें इनसाइड द स्पेस में हीट को ऐड करना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। A refrigerator operating based on the reverse Carnot cycle T1 and T2, where T1 is higher temperature and T2 is lower temperature, then COP of refrigerator। अगेन उसका अपोजिट क्वेश्चन आ गया हमारा। रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, कूलिंग द स्पेस, यानी कि जो स्पेस से हमें हीट को एटमॉस्फेयर में भेजना है। तो कूल जो लोवेस्ट टेम्परेचर है वो T2 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2 अपॉन T1 माइनस T2, ऑप्शन बी लोअर टेम्परेचर ऊपर आ जाएगा हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हॉर्स पावर एंड किलोवाट रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड। तो हॉर्स पावर एंड किलोवाट आवर, तो हॉर्स पावर हमारा COP क्या होती है हमारी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट को हमें जो 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं, 1.359, ध्यान रखना है 1 किलोवाट में जो हमारे हॉर्स पावर होते हैं दैट इज़ 1.359 हॉर्स पावर होता है। तो 3.5 को 1.359 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4.75। तो जो किलोवाट रिक्वायर्ड, जो वर्क इनपुट रिक्वायर्ड होगा दैट इज़ 4.75 पर COP। ये 4.75 ये HP में है, 4.75 हॉर्स पावर पर COP, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बस ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1.359 हॉर्स पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द COP ऑफ अ हीट पंप कैन बी इंक्रीज्ड आइदर बाय डिक्रीजिंग TH by delta T or by increasing TL by delta T। The new COP of heat pump is, the new COP of heat pump is, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा C, हाईएस्ट इफ द T lower is increased, T lower is increased, टी लोअर इज इंक्रीज। अगर हम टी हायर को इंक्रीज करते हैं तो उसके कंपैरिजन में अगर हम टी हायर को डिक्रीज करते हैं उसके कंपैरिजन में अगर हम टी लोअर को इंक्रीज करते हैं तो COP में ज़्यादा ही परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर हम टी लोअर को इंक्रीज कर देते हैं तो COP ऑफ हीट पंप विल इम्प्रूव्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमारे ऑप्शंस खत्म है, तो अभी हम 9 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है किसी भी टॉपिक पे, अगर आप किसी टॉपिक पे एक लेक्चर की डिमांड करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको बहुत ही आसान शब्दों में उसको डिस्क्राइब करूँगा उस पॉइंट को। तो बने रहिए मेरे साथ।